जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के लिए साक्षात्कार हेतु जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम इस विषय वस्तु पर भी बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम प्लस एमपीपीएससी के द्वारा ढेर सारी वैकेंसियां जारी की गई हैं, चाहे फूड ऑफिसर की हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो, असिस्टेंट मैनेजर की हो, डिप्टी मैनेजर की हो। ऐसी बहुत सारी पोस्ट जारी की गई हैं। और साथ ही साथ एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज का तो नोटिफिकेशन आ चुका है। भले ही पदों की संख्या कम हो, बच्चों में निराशा ने काफी माहौल हो, उसके बावजूद ये है कि आपके सामने काफी टास्क हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इन विषय वस्तुओं को लेकर के एक शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, इन सभी में एक बहुत ही खास चीज होती है। वो क्या है? आपका पेपर वन। पेपर टू का सिलेबस सभी वैकेंसियों का अलग अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसका जो ऑप्शनल है उसके वो होने वाले सभी सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा ही फूड ऑफिसर में होने वाला है, ऐसा ही अन्य के साथ में भी होने वाला है। बट एक चीज काफी कॉमन है, वो क्या है? पेपर वन। इसलिए मेरा सजेशन सबसे पहला आपको है कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट करें। पहली बात, भले ही आपका एग्जाम 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो। इवन जैसे कि मापतौल विभाग वाला काफी चल रहा है, भले ही वो अक्टूबर में एग्जाम है, लेकिन उसमें पेपर वन तो कॉमन रहेगा। उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, अभी से करिए, हम लोगों के साथ में जुड़ के करिए। रीजन क्या है? 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। चाहे पेपर वन की बात कर लें, चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शन की बात कर लें, चाहे और भी कई विषयों को लेकर के। ठीक। सबसे खास चीज यहाँ पर क्या है? पेपर वन। जिसने पेपर वन में स्कोर नहीं किया, भले ही सेकंड पेपर में कितने ही स्कोर कर ले, वो दिक्कत में आ जाता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हों, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले हों, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर वाले, जो भी एग्जाम्स हुए हैं, पेपर टू काफी बड़ा आता है, लेंदी सिलेबस आता है। उसमें सभी लोगों को टेंशन होती है, काफी मेहनत करते हैं, स्कोर कर लेते हैं सभी लगभग। लेकिन पेपर वन कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। और ओवरऑल जो मेरिट बनने वाली वो दोनों पेपर मिला करके बनेगी। तो कहीं ना कहीं पेपर वन की उपेक्षा हो जाती है, पेपर टू तो काफी अच्छा रहता है। इवन कई विद्यार्थियों को इतना अच्छा रहता है कि अगर पेपर टू के भरोसे होता तो फाइनल सिलेक्शन ले जाते, लेकिन वो बाहर हो जाते हैं। रीजन क्या है? उसकी वजह होती है पेपर वन की उपेक्षा करना। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेपर वन को पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, परंतु जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है उस बात को आप समझिए। 85%, 80 to 85% जब आप प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे, तब जाकर के ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि उससे कम कर रहे हैं तो दिक्कत में आप आ जाने वाले हैं। तो आप समझिए इस बात को। क्लियर बात है? तो पेपर वन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपका, जिसमें आपका एमपीजीएस है, आदि चीजें हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका न्यू सिलेबस आ चुका है जो कि आपको तैयार करना है। पुराना जो पिछले बार का था उसका पेपर वन का सिलेबस अलग था, इस बात को दिमाग में चढ़ा लीजिए। इस बार नया सिलेबस आया हुआ है, काफी कुछ सेक्शन कॉमन है लेकिन बहुत सारे जुड़े हैं। कहने के लिए इस न्यू सिलेबस में आप देखेंगे तो 5 यूनिट हैं, लेकिन बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे तो इसमें कम से कम 8 यूनिट हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट नंबर 5 को जिस प्रकार से बनाया है उसमें 3 3 4 4 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। ये वो सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पेपर वन को स्कोर करिए। और स्कोर भी कितना होना चाहिए? 80 से लेकर 85% आपका स्कोर होना चाहिए। यदि इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मिस्टेक करेंगे, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे साहब जी। भले ही रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, परंतु कहीं ना कहीं इंटरव्यू में उन लोगों को ज्यादा नंबर मिलते हैं जिनका स्कोर ऑलरेडी रिटर्न में ज्यादा रहता है। और नहीं तो फिर वही सबसे बुरी संकट ग्रस्त स्थिति, एक क्वेश्चन से रह गया, दो क्वेश्चन से रह गया, तीन, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपका स्कोर इतना अच्छा होना चाहिए कि बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन आपका तो होगा ही होगा। सिंपल सी चीज है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अभी से आपको पेपर वन पर फोकस करना पड़ेगा। पेपर टू भी लेकर के चलिए, जिनका सिलेबस आ गया है। जिनका सिलेबस नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मापतौल विभाग का होना है, बोले सर सिलेबस तो आया ही नहीं है, तो जब आएगा तब आप फोकस करिएगा। उसका नोट्स बैच वगैरह सब मिलेगा अपने यहाँ पर उस समय देखेंगे। पहले सिलेबस तो जारी हो जाए कि क्या कैसा है। अभी क्या है? सामने आपके पेपर वन है, इसलिए आपको पेपर वन का बैच ज्वाइन करना चाहिए। अभी से हम लोगों के साथ में जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार से बता रहे हैं उसको तैयार करिए, क्योंकि पेपर वन कहने के लिए होता है कि नहीं 50 क्वेश्चन है, पर वो सिलेबस बहुत ही विशाल का है। पूरा का पूरा स्टेट सर्विसेज का दिया गया सिलेबस है, तो ये कॉमन होने वाला है।
स्टेट सर्विसेज वाले से, इस बात को समझिए। इसलिए मैंने कहा चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज का आपको एग्जाम देना हो, चाहे अन्य एग्जाम देने हो, पेपर वन को आपको स्कोर यदि करना चाहते हैं, वाकई में सीरियस हैं, अभी से जुड़िए बैच में। सीधी बात मैं ये कहूंगा, बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में, और बहुत ही कम से कम शब्दों में, बहुत ही कम से कम नोट्स या बुक्स पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उस वे में स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उस प्रकार से ही पढ़ाया जाता है। एक बार तैयार कर लोगे, एक बार पूरा पूरा गो थ्रू हो जाओगे ना, आराम से आप आ जाओगे साहब कितने पर, 80 से लेके 85% मार्क्स स्कोर करने पर आ जाओगे पेपर वन में। इतना स्कोर रहेगा आपका, यानी कि 50 क्वेश्चन में से आप 40, 41, 42, 43, 45 तक सही कर सकते हैं। करते हैं बच्चे सभी, किसी को 43, किसी को 44। वहीं दूसरी ओर देखते हैं अपन कि बाकी लोगों ने बोले सर 25 से 27 से 28 है। 10 क्वेश्चन प्लस में आप जा रहे हैं ना, बहुत होता है साहब जी। पर उसको पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है, तौर तरीका है, वो थोड़ी सा अलग है, इस बात को आप समझिए। इसलिए मैंने क्या कहा, वो चीजें आपको क्लास में मिलेंगी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो अभी बता रहे हैं, अभी से तैयार करिए। 4 से 5 महीने का टाइम है आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। अन्य एग्जामों को लेकर किसी में 4 महीने का टाइम है, किसी में 6 महीने का, किसी में 8 महीने का है, किसी में 10 महीने का आपके पास में टाइम है। जितना आपको टाइम मिल जाएगा आप उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। फिर भी मान के चलिए, पेपर वन को तैयार करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने बहुत सिंसियरली देने ही पड़ते हैं साथी। लगातार आपको रहना पड़ेगा, कम से कम कह रहा हूं, कम से कम। वो भी उनके लिए जिन्होंने 2-3 बार पहले से पढ़ के रखा है, स्टेट सर्विसेज दे रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कि जब वो अपने यहाँ पर पढ़ते तो वो जान पाते हैं कि नहीं साहब, अच्छा हमसे ये गलती हो रही थी, हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं साहब, इतना एक्सपीरियंस था, इवन मेंस तक दिया हुआ है, उसके बावजूद भी गलती कर रहे होते हैं। तो वो अप्रोच कहाँ पर, बैच में मिलेगी। और ओवरऑल ले दे करके कितना आप स्कोर करेंगे, इतना कम से कम आपको इतना स्कोर करना है। अभी एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज 158 पोस्ट आई हैं, बहुत ही कम पद है, अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा साहब। पिछली बार ही 80-81 कट ऑफ गया था, 80 गया था, उसके पहले 81 गया था। तो लगभग कट ऑफ इसी रेंज में जा रहा है। अगर आप गौर से, ये लास्ट कट ऑफ होता है, ठीक। इस बार 82 चला जाए, 84 चला जाए, या थोड़ी बहुत एक आध दो क्वेश्चन कम हो जाए, 78, 79 चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आप क्या रखिए, अपनी तैयारी का आधार कम से कम ऐसा रखिए, आपका सिलेक्शन स्टेट सर्विसेज में भी होगा, आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होगा, अन्य एग्जाम्स में भी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर वन कॉमन है, ये कोई आपदा नहीं है। इस आपदा को अवसर में बदलिए, सबसे पहला सजेशन मेरा ये है। कैसे हो सकता है? एक बार हम लोगों की अप्रोच को पढ़िए, हम लोगों के साथ में जुड़िए, मेरा सजेशन आपको ये है। आगे बढ़ेंगे। साक्षात्कार, हिंदी साहित्य वालों के साक्षात्कार 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आयोजित हो रहे हैं। अभी संस्कृत वालों के, होम साइंस विषय वस्तुओं वालों इस सब्जेक्ट के हो चुके हैं। होम साइंस के तो चल ही रहे हैं, अभी 9 तारीख तक शायद चलने हैं। काफी विद्यार्थी अपने यहाँ से गए, इंटरव्यू दिया उन्होंने, दे रहे हैं, बहुत लाभ उठाया था। इवन ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन स्पेसिफिक बताए गए थे आपसे इस फील्ड पर पूछे जाएंगे, उनसे वही क्वेश्चन लगभग पूछे गए। लगभग लगभग, काफी होता है साहब जी, कि आपका पढ़ा हुआ, आपका समझा हुआ, उस पर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो डेवलप की हुई है वही पूछ ले जाना। खासकर उस क्वेश्चंस के विधिवत आंसर पहले ही आपको क्लास में बता दिए जाना, ये बड़ी चीज होती है। वो पहले से ही अभ्यास करवा दिया गया था कि इस बात को इस प्रकार से आपको रखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि इस बात को कॉन्सेप्चुअली उस समय से या उस चीज से लेकर के वर्तमान समय तक को लिंक करके बताना है आपको। काफी अच्छा जा रहा है विद्यार्थियों का इंटरव्यू अपने यहाँ के, काफी विद्यार्थी दे रहे हैं, और सभी विषयों के हैं। ठीक है, तो संस्कृत वाले भी थे, होम साइंस वाले भी थे, अभी सामने है आपका हिंदी साहित्य। किस प्रकार से आपको तैयार करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ खास सेक्शन अभी बता रहे हैं। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है, हिंदी साहित्य विषय वस्तु इत्यादि को लेकर के। तैयारी यदि करनी है तो बहुत सिंपल सा हम हमेशा बताते हैं कि साहब ये 3 स्टेप सॉल्यूशन होता है इंटरव्यू का। ठीक है, क्या कि सबसे पहले आपको जो हमने कॉमन क्लासेस दी हैं, पहले तो आप वो देखिए, सबसे पहला काम ये करिए, हमारे ऐप पर है, पूरी पूरी रिकॉर्डेड है। उससे आपको बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आप जान जाएंगे, किस टाइप का होता है इंटरव्यू, जेन्युइन इंटरव्यू किस प्रकार का हो, तो आप उसके बारे में जान पाओगे। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब इत्यादि वगैरह पर अपन ने देखा है, सुना हुआ है, वैसा बहुत रेयर है कि ऐसा होता हो। बिल्कुल अलग ही माहौल होता है, सच बात तो ये है। जिन्होंने जेन्युइनली आयोग का इंटरव्यू दिया वो जानते हैं साहब कि किस प्रकार का माहौल होता है साहब। ठीक है, अभिनय करना एक अलग बात है, और एग्जैक्टली उस बारे में जानकारी होना वो बिल्कुल अलग बात होती है, और ये सिलेक्शन में भूमिका निभाता है। वो आपको इससे होगा। ठीक, इसके बाद में अति महत्वपूर्ण चीज आती है,
जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चीज़ कहलाती है इंडिविजुअल क्लासेस। ये सेकंड स्टेप कहलाता है अपने यहाँ का। इंडिविजुअल क्लासेस में एक-एक व्यक्ति को, एक-एक विद्यार्थी को उसके पूरे डेटाबेस यानी उसके पूरा डाटा फॉर्म, उसका जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए, एक-एक चीज़ को स्टडी करके हम लोग बताते हैं कि यार देखो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आप इस जिले के हैं, आपका विषय ये है, आपका 12th में पीसीएम था, उसके बाद में आपने सब्जेक्ट को चेंज किया, आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रखे जबकि पीजी में आपका सब्जेक्ट कुछ और था। वहीं कोई और ऐसा विद्यार्थी बोले साहब ये पीएचडी कर रहे हैं या हो चुकी है, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, कौन-कौन से आपने सेमिनार अटेंड किए हुए हैं, कितने रिसर्च पेपर हैं, उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें एक-एक बातें बताते हैं। ना केवल क्वेश्चन्स बताते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि देखो आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर बने पूछे जाने वाले हैं और आपको किस तरह से उत्तर देना चाहिए ताकि आप अधिकतम नंबर गेन कर पाएँ। क्योंकि पहली बात वहाँ बहुत कम समय मिलता है आपको। नॉर्मली आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, देखेंगे, तो 15 मिनट एक एवरेज टाइम बताया जा रहा। किसी का 12 मिनट चला, किसी का 15 चला, किसी का 20 मिनट भी चल रहा है। फटाफट बिल्कुल रैपिड राउंड वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सँभलने तक का समय नहीं मिल पाता है। कैसे हो वो? तो वो चीज़ें कहाँ हो पाती हैं? वो यहाँ पर आपको करवाई जाती हैं साहब जी। कहाँ? इंडिविजुअल क्लासेस में कि देखिए आपका बायोडेटा ये बोलता है, इतने वर्षों के मेरे अनुभव के आधार पर, मेरी टीम के अनुभव के आधार पर, इन सेक्शंस को तैयार करिए। और वहीं-वहीं से बहुत विद्यार्थियों से बार-बार क्वेश्चन पूछे गए। अभी भी यही बोल रहे हैं विद्यार्थी सर वही आया था, जो आपने बताया था उसका 80% 80 टू 90% बिल्कुल लगभग-लगभग वैसे ही क्वेश्चन आए थे, उसी टाइप से आए थे। तो ये चीज़ है, तो ये कहाँ कवर होगा? स्टेप नंबर 2 में। फिर बारी आती है तीसरे नंबर की स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मॉक इंटरव्यू। उसकी विधिवत हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं और ना केवल प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे एंट्री से लेकर के, बैठने से लेकर के, बात करने से लेके, सब्जेक्ट के क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन, उन पर किस प्रकार से रिएक्ट करना है, जवाब देना है, कब डाँट करके पूछा जाएगा, कब काउंटर आपको क्रॉस चेक किया जाएगा, कैसा जवाब देना, वो सारी चीज़ें। ना केवल वो करवाया जाता है बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती है लाइव टाइम पर हाई क्वालिटी में। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आप खुद को देख पाते हो कि अच्छा ऐसे उठना है, ऐसे हम बैठते हैं, हम इस तरह से करते हैं। इंटरव्यू में बातचीत के दौरान में अच्छा आदत है हाथ को इस तरह से कुछ करते हैं, बार-बार हाथ हिला-डुला कर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठने में पोस्चर सही आता है, नहीं आता है। वो एक-एक चीज़ आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग में देख पाते हैं, अपनी वॉइस को सुन पाते हैं, क्वेश्चन्स को सुन पाते हैं, इनके सैंपल्स आपको दिए जाते हैं, पूरी-पूरी रिकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 1 घंटे तक चला किसी का मॉक, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आप सीख पाते हो, देख पाते हो, खुद को देख पाते हो, ऑब्ज़र्व कर पाते हो और समझ पाते हो कि हाँ, कहाँ-कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है? एक फ़ोटो हज़ार बातें कहती है, वीडियो तो करोड़ों बातें कहता है आपके बारे में। तो वहाँ पर आपको एक अच्छी अप्रोच मिलती है, जब आप हाई क्वालिटी में, हाई वीडियो क्वालिटी प्लस वॉइस क्लैरिटी के साथ में आप अपना खुद का इंटरव्यू देखते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। कि इस प्रकार से मुझे ये बात कहनी थी, नहीं कहनी थी, क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैंने क्या बोल दिया, कहाँ हड़बड़ा गए, कहाँ झेप गए, कहाँ पलकें झुका ली, कहाँ पर एकदम से बगलें झाँकने लगे, क्या नहीं करना था। ये सारी चीज़ें आपको कम से कम उस वीडियो के दौरान में आपके देख पाते हो और वो वीडियो मैंने कैसा कहा, यूँ ही नहीं कि बोले ज़ूम-वूम टाइप कर दिया और बिल्कुल फटे हुए पिक्सल। 4K क्वालिटी कहा आपसे साहब जी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, बहुत हेल्प मिलती है विद्यार्थियों को। ख़ासकर जो शहर में यहाँ एकेडमी आ जाते हैं, उनको तो बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं साहब जी, ख़ासकर इन चीज़ों को लेकर। तो ये 3 स्टेप इसको कहा जाता है। इसको तैयार करिए, इसके लिए अपना विधिवत बैच है। अगर अभी भी करना चाहते हो और है अभी समय, पर्याप्त समय है, 7-7 दिन बचते हैं जब बच्चों के पास में तब जॉइन करते हैं। अभी तो आपके पास में 20-22 दिन है। किसी की डेट कुछ है, किसी को कोई सी डेट मिलने वाली है। बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको जॉइन करना चाहिए, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। क्लियर बात है? इससे आपकी विधिवत तैयारी होगी किसकी? इंटरव्यू की। अब आते हैं अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन ये है आपका कि साहब जी हिंदी साहित्य का जो इंटरव्यू है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है? कौन-कौन से सेक्शंस को तैयार कर लें? 2 बातें बताना चाहूँगा। एक जनरल बात तो ये है कि साहब पूरा जो आपका सिलेबस है आप उसको तैयार कर लो। लेकिन सारी चीज़ों पर पूरे सिलेबस पर तो क्वेश्चन आएँगे नहीं। 15 मिनट मिल रहे हैं आपको वहाँ पर मोटे तौर पर। तो फिर खास-खास सेक्शन ऐसे कौन से हैं? और उन सेक्शनों में से क्वेश्चन क्या होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, ठीक है? तो वो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन्स के सैंपल्स आपको बताने का प्रयास करूँगा। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके सब्जेक्ट
हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उस पर आपका मुश्किल से 40% इंटरव्यू बेस्ड होता है, इस बात को समझिए। खासकर जो पीजी में सब्जेक्ट आपका रहा, किसी का हिंदी साहित्य रहा है, किसी का सोशियोलॉजी, किसी का होम साइंस, किसी का कुछ है, मैंने कहा कि 40% का है, इस बात को आप समझिए। कई कई बार तो इससे भी कम होता है। तो फिर बाकी जो 60% सेक्शन है वो क्या होता है? वो आपके 8 सेक्शन कम से कम फील्ड्स बनते हैं। कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स बनती हैं उनको आपको जानना जरूरी है। वरना क्या होता है कि सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो केवल सब्जेक्ट बस पे पूछा जाएगा। अरे आपने पीजी किया हुआ है, मान लीजिए हिंदी साहित्य से किया है, लेकिन उसके पहले आपके यूजी में कोई अन्य सब्जेक्ट रहे, डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन आते हैं, आए हैं। कि बोले साहब पीजी करके आए हैं होम साइंस से, जबकि यूजी में बीए किया था, उसके दौरान में कोई एक आध सब्जेक्ट था, मान लो हिंदी, उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बात को समझिए। क्यों पूछे गए हैं? कि साहब उनका बैकग्राउंड, इस बात को आप समझिए, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। किसी का 12 तक पीसीएम रहा है, उस विषय पर भी क्वेश्चन पूछ लिए कि एक काम करो बेसिक सा ये बताओ। अंततः होता क्या है, ध्यान नहीं दिया तो बोले सर मुझे ध्यान नहीं, काफी पहले किया था। काफी पहले किया था इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, ताकि आप थोड़ी सा झेप जाएं। और वहीं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और आपके वे, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, आपका बिहेवियर देखा जा सके, जांचा परखा जा सके साथ ही। और बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता कि पता चला कि यूजी के सब्जेक्टों पर पूछे तो मात्र 1 से 2 मिनट में बात हो गई और हम सॉरी बोलते रह गए। इन पर भी नजर रखनी पड़ेगी, इस बात को समझिए। जिनका सेम सब्जेक्ट रहा कि बोल साहब जी 12th में भी वही था, यूजी में भी वही था, पीजी में भी वही था, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसों की संख्या भी बहुत कम होती है। उसके बावजूद भी कई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं हमारे तो पीजी पर पूछे जाएंगे, नहीं, यूजी पर भी क्वेश्चन होंगे, एकदम से रैंडमली। इसके अलावा और कोई आपने कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा है आपके पास में, स्पोर्ट्स वगैरह हॉबी है, उनको लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन बात को समझिए। जिस शहर से बिलोंग करते हो कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बोले अभी हाल फिलहाल में साहब जी, ठीक है, केन बेतवा लिंक वाले विषय पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, भोजशाला वाले विषय पर क्वेश्चन पूछा गया उठा करके कि साहब जी ऐसा कोई मामला चल रहा है क्या? बोले हाँ जी भोजशाला। क्या था? बोले साहब जी संस्कृत विद्यालय था। बोले किस सुल्तान के द्वारा वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, क्या नाम है मस्जिद का? बोले साहब जी कमाल मौला मस्जिद है। किसने बनवाई थी? बोले साहब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बनवाई गई थी। एक एक चीज पर, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो चाहे आपके विषय की, उन पर हमें नजर रखनी पड़ती है। कुछ नजर आप रखते हैं, और यदि आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम लोग बताते हैं आपको, यार देखो ये मामला चल रहा है, ये चीजें पूछी जाएंगी, इस पर इस एंगल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट तो आपने न्यूज़पेपर देखकर फिर भी ठीक ठाक थोड़ी बहुत समझ गए, लेकिन उसमें किस तरह से घुस करके क्वेश्चन पूछेंगे, ये चीजों में जो हेल्प मिल पाती है वो बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ जो आपके विषय रहे हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट रहे हैं, उन पर किस तरह से थॉरोली क्वेश्चन पूछे जाएंगे या डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताते हैं साथ ही। ठीक है, उनमें से ही एक एग्जांपल आपको यहाँ पर उठा रहे हैं। तो बताने का आशय था कि बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, केवल ये मत सोचा करिए कि नहीं हमारा पीजी में जो सब्जेक्ट है केवल उस पर बेस्ड होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 25, 30, 35, 40% आपके उस विषय वस्तु पर क्वेश्चन होगा जो आपके पीजी के सब्जेक्ट हैं। 60% सेक्शन अलग होगा, उसके लिए भी तैयार रखिए, क्योंकि हर कोई अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के फिर भी ठीक ठाक आंसर दे देता है, फिर भी ठीक ठाक। कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे तो 5 में से 3 बता दिए, 4 के आंसर दे दिए, परंतु बाकी सेक्शन के प्रति तो तैयार ही नहीं है। वो कौन कौन से सेक्शन हैं वो क्लासेस में बताए जा सकते हैं, आपका बायोडेटा, आपका पूरा डेफ फॉर्म देखने स्टडी करने के बाद में। चलिए अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर, हिंदी साहित्य है आपका, इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं। तो पहली चीज इस बात को देख लें, बहुत अच्छे से सामने देख पा रहे हैं परीक्षा की योजना। इस पर क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे, पूछे गए हैं। जिनका विषय संस्कृत रहा है उनसे पता चला हिंदी साहित्य पर क्वेश्चन है, जिनका विषय होम साइंस है उनसे भी हिंदी साहित्य पर है, क्वेश्चन पूछे गए हैं साहब जी, डेफिनेटली पूछे गए हैं। ठीक है, बोलिए साहब जी पहली कहानी बताओ। ठीक है, पहला नाटक किसको कहा जाता है, ऐसा पूछा गया है। उसमें से भी आप किस जिले से हैं, उस जिले के कोई साहित्यकार के बारे में पूछ लिया जाएगा, उनकी कोई कहानी एकदम से रचना सामने रख दी जाएगी, बताइए ये किस राइटर की रचना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ही आपका सब्जेक्ट पीजी के दौरान में, पीएचडी के दौरान में कुछ भी रहा हो। इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपका जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति इत्यादि पर, मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन होता है, एमपीजीएस पर क्वेश्चन होते हैं।
करंट अफेयर जैसे कहा गया तो उस पर क्वेश्चंस होते हैं, कईयों से तो कंप्यूटर पर भी क्वेश्चन पूछ लिए गए, इनको तैयार रखना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर 1 में आपके मेंशन है, भले ही आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है और ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड होने वाले हैं। फिर आ जाते हैं अगला जो विषय होता है वो होता है आपका संबंधित विषय। फॉर एग्जाम्पल आप सामने देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य में 10 यूनिट है, सारी यूनिट अभी यहाँ नहीं उठा रही, ये सीरीज का पहला वीडियो है। अभी यहाँ पर हम बात करने वाले यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 पर। इसलिए बता रहा हूँ ताकि मान लीजिए पिक्सल फट रहे हों, नहीं देख पा रहे हो तो आप अपने सिलेबस से मिला लेना। ये हिंदी साहित्य का सिलेबस है, ये यूनिट 1 लिखा हुआ है और ये यूनिट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे या होने की संभावना है? मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाने वाले हैं वो यूनिट 2 पर पूछे जाने वाले हैं, या शुरुआत इनकी यहाँ से होगी। बाकी यूनिटों पर भी होंगे पर अभी उन पर बाद वाले वीडियोस में आएंगे। अभी यहाँ पर फोकस करके बता रहे हैं इन 2 यूनिट पर क्या स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, किस तरह से आप जवाब अपना तैयार करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। मेरा मानना ये है कि आपको यूनिट 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। यूनिट 2 में सबसे पहले क्या दिया, बोले साहब हिंदी भाषा के विविध रूप दिया होगा, हिंदी का मानकीकरण, मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियां, हिंदी के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा। अगला पॉइंट दिया राजभाषा और राष्ट्रभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी का वर्तमान परिदृश्य, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। ये आपको यूनिट 2 में दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, भारत सरकार की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि हिंदी भाषा में सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है? सर जी, क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे। वो बॉडी कब बनी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए उनमें से किसी 3 के नाम बता दिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है साथी, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वहां पर तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला सेक्शन आपको दिया हुआ है हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हिंदी का वर्तमान परिदृश्य। यदि नीचे से ये देख लिया जाए उस चीज को, तो यदि हिंदी की संवैधानिक स्थिति वाले सेक्शन पे बात करें हम, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें 2 सेक्शन दिए, हिंदी की संवैधानिक स्थिति प्लस हिंदी का वर्तमान परिदृश्य करके दिया है। संवैधानिक स्थिति पर क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में दिया है, किस अनुच्छेद में दिया है। तो आपने बताया भाग क्रमांक 17 में दिया है। भाग क्रमांक 17 में अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड किए जाते हैं, बोले सर ये 343 से लेकर 351 तक इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि ये बताइए कि हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान कौन से वाले अनुच्छेद में दिए हैं, एग्जैक्टली बताइए जैसा कि संविधान में लिखा है, ना कि शॉर्ट में। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ, तो आर्टिकल 351 एग्जैक्टली आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा या इस तरह से हमको बताना है। क्लियर है। अल्पसंख्यकों की भाषा के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है, राजभाषा आयोग के बारे में प्रावधान कहाँ पर दिए हुए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भाषाएं कौन सी अनुसूची में दी हुई हैं, कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान के जब प्रारंभ में बनाया गया था संविधान, मूल संविधान जो था उसमें कितनी भाषाएं शामिल की गई थी, वर्तमान में कितनी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे जाने की संभावना है कि यदि संवैधानिक स्थिति। अगेन क्वेश्चन हो सकता है कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस फॉर्मूले के तहत दिया गया, कौन सा समझौता हुआ था, कब हुआ था, किन के मध्य हुआ था, किसने किसको लीड किया था। इस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन हो सकता है, इस बात को समझिए। संवैधानिक स्थिति को लेकर भारत सरकार के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन से सम्मेलन बुलाए गए हैं, ठीक है, कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई है, कौन सी ऐसी बॉडीज बनाई गई हैं साहब, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है। ठीक, अधिनियम कोई बनाया गया, अधिनियम में संशोधन किया गया है। जब अधिनियम बनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जब वो राजभाषा हिंदी को लेकर के संशोधन किया गया अधिनियम में, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन से साहब, किस वजह से किया गया था, साउथ में, तमिलनाडु विशेषकर क्षेत्रों में और नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषा को लेकर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। हिंदी का वर्तमान परिदृश्य पर क्वेश्चन होंगे कि साहब हिंदी की आज वर्तमान में कैसी क्या स्थिति, बोले साहब ये वैश्विक है, उसके लिए कौन से सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, भारत सरकार करती है, भारत में कौन सा होता है, विदेशों में कौन सा होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई किए जाता है क्या, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार इत्यादि के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में हुआ है उसमें कौन कौन से अवार्ड दिए गए, कुछ के नाम बताइए। क्या कोई ऐसे विदेशी विद्वान भी थे जो कि हिंदी भाषा के ज्ञाता थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया, उनके नाम पूछ लेंगे आपसे, कोई 2 नाम बताइए, 3 नाम बताइए। ठीक है, कोई बहुत चर्चित में रहा तो उस विषय वस्तु के बारे में पूछेंगे। हिंदी का
आज भारत में पकड़ पहचान बढ़ती चली जा रही है। कैसे सिद्ध करेंगे आप इस बात को? कैसे बताएँगे? बोले नहीं सर जी, हाँ, भारत में आज हिंदी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, पहले के सापेक्ष में। अब तो विदेशी भी हिंदी भाषा में बोलना पसंद करते हैं, जब भारत आते हैं तो। तो आप उस बात को कैसे सिद्ध करेंगे? तो आपको बताना पड़ेगा साहब कि राजनैतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक जगत हो, चाहे एडवर्टाइज़मेंट इत्यादि वगैरह हो, सभी में हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। यही वजह है इसका जो ग्रुप है, वो बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है? इस पर क्वेश्चन होने की संभावना है आपसे कि साहब राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे, क्यों कहेंगे? ठीक है? जबकि राजभाषा किसको कहते हैं? हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा? कौन-सा स्टेटस उसको प्राप्त है? इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। भाषा क्या है? इस पर क्वेश्चन होंगे। माध्यम भाषा क्या होती है? इस पर क्वेश्चन होंगे। संपर्क भाषा क्या होती है? इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा के जो विविध रूप हैं, उन पर प्रश्न होने वाले हैं साहब आपके। मध्य प्रदेश की जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, जो कि कहीं न कहीं हिंदी से ही निकली हुई हैं, उन पर क्वेश्चन होगा। भारत की ऐसी कौन-कौन सी हैं? हिंदी खुद किन भाषाओं से निकल कर आई है? अपभ्रंश और सौसैनी का क्या इसमें महत्व है? हिंदी भाषा के प्रकार पूछ लेंगे, कौन से क्षेत्र में कौन-सी हिंदी बोली जाती है, उसकी क्या पहचान होती है? मध्य प्रदेश में कौन-सी बोली जाती है? अवधी कहाँ पर है? ब्रज कहाँ पर है? बुंदेलखंडी की विशेषता क्या है? यदि बुंदेलखंड क्षेत्र से आप बिलॉन्ग करते हैं तो। डेफ़िनिटली इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट, मानकीकरण पर हो कि मानकीकरण क्या कहलाता है? मानकीकरण के लिए कौन-कौन सी कमिटियाँ बनी हैं? भारत सरकार के द्वारा कौन-सी कमिटी बनाई गई है? 1962-63 में सबसे फेमस कमिटी कौन-सी बनी थी? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मानकीकृत वर्ण क्या होते हैं? मानकीकृत वर्ण क्या होते हैं? इन पर क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके अकेले ये यूनिट 2 पर आ रहे हैं। ठीक है? आप इंटरव्यू देंगे, मैच कर लेना, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से कहीं न कहीं मिल जाएँगे। जबकि यूनिट 1 के बारे में बात करें, क्या दिया है? हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप करके दिया हुआ है। अपभ्रंश के बारे में दिया है, तो अपभ्रंश से कैसे विकसित हुई, उस बारे में प्रावधान पूछ सकते हैं। कौन से क्षेत्र में कौन-कौन सी बोली जाती है, वह क्वेश्चन होंगे। मध्य प्रदेश की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ, तो पहली बात तो उपभाषा, भाषा और बोलियों में क्या अंतर है साहब जी, ठीक है? ब्रज भाषा आज भाषा है कि क्या है साहब, इस तरह से क्वेश्चन होगा और क्यों है साहब जी, ठीक? अवधि दिया है, ब्रज दिया हुआ है, बुंदेली है, उसके क्षेत्र, उसके परिचय के बारे में, उसके कुछ खास स्पेसिफिक शब्द पूछ लिए जाएँगे आपसे। खड़ी बोली का जो इतिहास है आपने भरपूर पढ़ा हुआ है, परंतु आगे उसमें आप वर्ड देखेंगे तो पत्रिकाएँ लिखी, मध्य प्रदेश की पत्रिका के बारे में पूछ लिया जाएगा, कौन-सी पत्रिका कहलाती है साहब, ठीक है? ऐसी पत्रिका जो तब से लेकर आज तक चल रही हो, दीर्घकालिक जीवंत पत्रिका के बारे में। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहे, राज्यपाल रहे, उनमें से किसी ने हिंदी भाषा पर काफ़ी लिखा है क्या? विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी पर ज़रूर क्वेश्चन होता है, उनके समाचार पत्रों पर होता है, उनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य इत्यादि वगैरह पर क्वेश्चन होता ही होता है। पूछ लेंगे साहब जी बताइए उनके महाकाव्य का नाम क्या है? या महाकाव्य का नाम वो बता दें, पूछें किसने लिखा हुआ है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चनों को तो तैयार रखिएगा साहब जी, ठीक? नेक्स्ट आ जाते हैं देवनागरी लिपि। तो भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? कोई 3 बताइए साहब जी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी होती है? लिपि की सबसे छोटी इकाई कौन-सी होती है साहब जी? ठीक? लिपि का मानकीकरण क्या है साहब जी? उसकी वैज्ञानिकता क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि का कबूतर को अपन का ही क्यों बोल रहे हैं? ठीक? इसको खा क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा क्या मानदंड है, ऐसा क्या स्वरूप है, ऐसी क्या मान्यता है कि हमने ये जो सिम्बल्स बनाए हैं, ऐसे ही बनाए हैं डेफ़िनिटली? क्या इस पर किसी विद्वानों के द्वारा रिसर्च करके कुछ साबित किया गया है? बताया गया है इसकी वैज्ञानिकता क्या है? ठीक? इसके अलावा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रश्न हो सकते हैं। अंग्रेजी भाषा से क्यों बेटर मानी जाती देवनागरी लिपि, उस पर होंगे। कोई 3 प्रमुख कारण बताइए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? सरस्वती पत्रिका स्पेशली मेंशन है तो तैयार रहना चाहिए आपको, उस पर क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं पर डेफिनिटली क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो सेक्शन आपका छूटता है वो भाषा विज्ञान वाला छूटता है। कहीं न कहीं उस पर क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रस क्या है? छंद क्या है? अलंकार क्या है साहब जी? ठीक है? शब्द शक्ति क्या है? तीनों शब्द शक्ति के बारे में बताइए कि अभिधा क्यों कहेंगे? किसको लक्षण कहेंगे? किसको व्यंजन कहेंगे? व्यंजन में कोई खास स्पेसिफिक उदाहरण बताइए, ठीक है? जो रस, छंद, अलंकार आपसे पूछे गए हैं, उनके अंदर घुस कर के पूछ लेंगे। अनुभाव क्या है? संचारी भाव क्या है? कितने होते हैं? व्याभिचारी भाव क्या है? किसे कहा गया है? कौन-सा यमक का उदाहरण, कौन-सा श्लेष का उदाहरण, कौन-सा वीप्सा का उदाहरण है? ठीक है? पूछ लिया है वक्रोक्ति और श्लेष दोनों में अंतर क्या होगा? किस प्रकार से बताएँगे? तो ये चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। डेफ़िनिटली क्वेश्चन होंगे।
हो सकता है कि वही कोई कविता आपके सामने बोल दें, उस पर बोल दें कि बताइए अलंकार कौन सा है, ठीक है? किस प्रकार के छंद का उदाहरण है, छंदों के टाइप पर क्वेश्चन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें अपनी तैयार होनी चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होती है, तो कहीं न कहीं इस पर तैयार रहिए। तत्सम क्या है? तद्भव क्या है साहब जी? उपसर्ग क्या है? प्रत्यय क्या है? विशिष्ट प्रकार के प्रत्ययों के बारे में पूछ लिया जाएगा। कृदंत क्या है साहब जी? ये सारे सेक्शन आपके तैयार होने चाहिए। ये केवल यूनिट 1 एंड 2 पर कुछ मोटे तौर पर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यदि आप बैच ज्वाइन करते हैं, क्लास में रहेंगे, तो इसमें बहुत डेप्थ में बात होने वाली है। ना केवल क्वेश्चन बताएंगे, बल्कि उन क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे, यह भी आपको क्लास में बताए जाएंगे। क्लियर है? तो ये केवल और 1 और 2 यूनिट जो आपको बताई अभी, सिर्फ उस पर क्वेश्चन बता रहे हैं, प्लस ये वाले सेक्शन पर मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन रैपिड राउंड में होते हैं, बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुरंत याद आना चाहिए। ना केवल आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, बल्कि उस पर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, तो उसका लॉजिकल आंसर भी हमको देना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। तब जाकर के हमारे नंबर स्कोर होने वाले हैं। तो इनके लिए तैयार रहिए और ये कोई 4 ऑप्शन में नहीं लगाने, बल्कि आपको बात करनी वहाँ। तो आधी चीज़ें तो अपने दिमाग में वैसे ही रह जाती है कि सर मालूम तो था, पर जितनी देर में हम सोच पाते, उतनी देर में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दाग दिया। इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए विधिवत, वो हम लोग करवाएँगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपकी विधिवत तैयारी होगी। इसलिए मैंने क्या कहा आपसे कि अभी भी आपके पास में समय है, ये वाला बैच आपको जॉइन करना चाहिए। काफ़ी अच्छा गाइडेंस, चाहे विषय हिंदी साहित्य आपका विषय हो, चाहे अन्य चीज़ें, उसको लेकर के मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ मैं क्या भी कह रहा हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 2 अपने पास में फिलहाल में भी हिस्ट्री ऑप्शनल अवेलेबल है। हिंदी लिटरेचर का बैच चालू करने का सोचा है, पर अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है ना? समय का अभाव रहता है थोड़ी-सा। पेपर 1 स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी से। चाहे स्टेट सर्विसेज हो, चाहे आपके अन्य एग्जाम, बिल्कुल जुड़ जाओ। बार-बार जितनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा दिया जाएगा। बहुत अच्छे से दिमाग में आपके चढ़ जाएगा, तो पेपर 1 में आप स्कोर कर पाओगे। बाद में आखिरी में आपको अंततः करना ही है कि बोले एग्जाम को अब 2 महीने बचे हैं, अब ज्वाइन करें। इससे बेटर है कि आप अभी से जुड़ें। समय कम है ना आपके पास में, आप 1 घंटे के लिए जुड़ें, सवा घंटे के लिए जुड़ें। 2 लेक्चर क्लास में चल रहे हैं ना, आप 1 लेक्चर अटेंड कर सकते हैं ना, उतना करिए। पर थोड़ी-थोड़ी सा करते चलिए, ये आपकी अप्रोच अभी होनी चाहिए, पेपर 1 को लेकर। और पेपर 2 वो तो आपका चल ही रहा है साथ में। क्लियर है? तो ये बताना मेरा एक आशय था कि इस प्रकार से रणनीति जब बना कर के आप तैयार करेंगे, तो रिटर्न में भी अच्छे नंबर लाओगे और इंटरव्यू में भी आप अच्छे नंबर लाएँगे साहब। क्लियर बात है? चलिए, तो आशा करता हूँ कि जो मैं मैसेज आपके पास कन्वे करना चाह रहा था, वो आप तक पहुँचा होगा। कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।